नरेश अग्रवाल। माननीय सभापति जी, मैं धन्यवाद दूंगा भाई भूपेंद्र जी को, जिन्होंने बड़ी क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग किया। हम लोग तो अवधी बोलने वाले हिंदी उर्दू मिक्स बोलते हैं। और राजा का पूरा नाम ही है डी राजा। अरे उन्होंने सरल हिंदी बोला, आप बोलते हैं डिफिकल्ट। उन्होंने सरल हिंदी बोला, आप बोलते हैं डिफिकल्ट हिंदी। कैसे होते? मैंने कहा ना कि चूंकि केरल और वो क्लिष्ट हिंदी दोनों बराबर भाषा हैं, तो हमारे डिप्टी चेयरमैन तो समझ गए। लेकिन हम अवधी क्षेत्र के हैं। आपका हिंदी मुश्किल है, मेरे लिए हिंदी और उर्दू मिक्स होता है। ऐसा है। तो हमारे लिए जरा थोड़ा समझना मुश्किल हुआ। मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, अर्थशास्त्र का स्टूडेंट भी नहीं रहा हूँ, लेकिन जो कुछ थोड़ी चीजें समझा मैं उसको सदन के सामने रखना चाहता हूँ। जब ये चर्चा हो रही थी उत्तर प्रदेश में, हमारी सरकार थी उस समय, सेलेक्ट कमेटी में भी हम थे। तमाम बिंदु हमने उस समय रखे थे सरकार की तरफ से। कुछ सरकार की आपत्तियां थी, कुछ केंद्र सरकार ने मान ली थी, कुछ केंद्र ने नहीं मानी थी। जैसे जो कमेटी होगी उसमें हम लोगों का कहना था कि राज्य का भी 50% स्थान होना चाहिए, लेकिन केंद्र उसके लिए तैयार नहीं था। और कहीं ना कहीं वित्त मंत्री जी ने यह कह दिया था फिर इसे लागू करने से फायदे क्या। तो हम लोगों ने सोचा कि जब आर्थिक क्रांति देश में होने जा रही है, क्योंकि इनका कहना है कि इसको लागू करने से देश में आर्थिक क्रांति हो जाएगी और देश में टैक्स की दर बराबर हो जाएगी। यद्यपि आपने जम्मू एंड कश्मीर को एग्जम्प्ट किया है, हमें पूछना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के साथ और नॉर्थ ईस्ट के राज्य क्यों नहीं एग्जम्प्ट करें, या जो उनकी भौगोलिक स्थिति जम्मू कश्मीर के स्टाइल की है, चाहे उत्तरांचल हो चाहे हिमाचल हो, उनको भी अगर उस श्रेणी में आप रखें, क्योंकि उनकी भी भौगोलिक स्थिति वैसी जैसी जम्मू कश्मीर की है, तो शायद वो ज़्यादा अच्छा होता। मैंने समझ पाया भूपेंद्र भाई जो हमारे कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने कैसे कह दिया कि इसको लागू होने के बाद भी एक समान दर भारत में नहीं आएगी। वित्त मंत्री जी मैं चाहूंगा इसको जरा स्पष्ट कर दें, क्योंकि जब वैट भी लागू किया गया था तो उस समय भी देश में कहा गया था, जब वैट कानून लागू हुआ, सेल्टेस समाप्त करने की बात हुई, तो देश के सामने यही पिक्चर रखी गई कि वैट लागू हो जाएगा तो सब राज्यों में टैक्स का समान दर हो जाएगा। जैसे यूपी के पास दिल्ली था, हरियाणा था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों में समान दर हो जाएगी, तो टैक्स की चोरी रुक जाएगी। क्योंकि दिल्ली में सस्ता था सेल टैक्स, यूपी में ज़्यादा था, तो ये होता था लोग दिल्ली से सामान ले जाते थे, यूपी में टैक्स नहीं देते थे। हम लोगों ने वैट स्वीकार कर दिया, लेकिन उसके बाद देखा कि वैट की दर बराबर अलग अलग, तो आप ये श्योरिटी दे दें, क्योंकि आपने राज्यों को बहुत चीजों में एग्जम्प्ट कर दिया। आपने एक्साइज में राज्य को एग्जम्प्ट कर दिया, आपने शराब में राज्यों को एग्जम्प्ट किया, आपने सिगरेट वगैरह में एकदम तंबाकू पे किया, रियल एस्टेट अब उससे बाहर कर दिया। पहले 4% ये लोग टैक्स देते थे, अब कितना आएगा रियल एस्टेट वाले यही पूछ रहे हैं कि टैक्स अब कितना होगा, इसको भी जरा क्लियर कर दें। इलेक्ट्रिसिटी टैक्स आपने राज्यों को दे दिया, तो ये राज्यों को जब अलग अलग हो गया, पेट्रोलियम राज्यों का रखा क्योंकि राज्यों की राजस्व की कमी हो रही थी, तो जब ये राज्यों का अलग अलग हो गया तो हम कैसे समान, और ये कितने वर्षों के लिए आपने राज्यों को छोड़ा? आपने तो इसको लागू करने के सोचा कि चलिए लीनियंट भी हम अपना लेंगे, कोई तरीके से राज्य राजी हो जाए और हमारा जीएसटी बिल पास हो जाए, लेकिन इसको कितने वर्ष तक आप रखेंगे? क्योंकि राज्यों ने, आपने 3 साल की राज्यों पर शर्त रखी थी कि हम राज्य का जो घाटा होगा उसको 3 साल तक पूरा करेंगे, लेकिन राज्यों ने जब उस पर आपत्ति की तो 5 साल का हुआ, और आपने कहा 5 साल तक का राज्य का जो घाटा होगा
हम पूरा करेंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जब आप कहते हो टैक्स की दर घटेगी तो फिर रेवेन्यू उतना कैसे आएगा? आप कहते हो हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा, टैक्स की दर घट जाएगी। तो अगर टैक्स की दर घटी और रेवेन्यू कम हुआ तो राज्य सरकार को कंपनसेशन कैसे मिलेगा? ये क्या गारंटी है? क्योंकि आपका खुद ही राजस्व नहीं होगा तो राज्य सरकार को कैसे आप गारंटी देंगे? मैं इस पे एक बड़ा भारी प्रश्न है। एक और सवाल है, इंडस्ट्री से कोई चीज प्रोडक्ट हुई, इंडस्ट्री ने जब अपने को बिजनेसमैन के यहाँ भेजा तो इंडस्ट्री ने टैक्स लगा के भेजा, बिजनेसमैन ने वो टैक्स इंडस्ट्री को दिया, बिजनेसमैन ने उसको कंज्यूमर को बेचा, कंज्यूमर ने अलग टैक्स उसका पे किया, तो अंत में वो टैक्स किसको जाएगा? और वो टैक्स रिफंड कैसे होगा, रियम्बर्स कैसे होगा? क्योंकि मुझे याद है कि तमाम 4 राज्य इसी बात पे विरोध कर रहे थे, जिसमें मद्रास भी थी, गुजरात भी थी, महाराष्ट्र भी थी। उनका यही विरोध था कि हम सबसे बड़े प्रोडक्टिव स्टेट्स हैं और जीएसटी लागू होने के बाद हमारी राजस्व में बहुत बड़ी गिरावट होगी। अब आपने उनको राजी किया, किन शर्तों पर राजी किया है, मैं चाहूंगा उनको भी आप बता दें। माननीय वित्त मंत्री जी, जीएसटी में कहां आपने गांव को प्राथमिकता दी, हम ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि कहीं भी गांव का उल्लेख पूरे जीएसटी में नहीं है। आज हम सब कहते हैं 70% हमारी आबादी गांव में रहती है। हमारे पास 4 इंडस्ट्री है, एक विलेज इंडस्ट्री, एक स्मॉल इंडस्ट्री, एक मीडियम इंडस्ट्री और एक हैवी इंडस्ट्री। चौधरी साहब उस समय स्मॉल इंडस्ट्री के, विलेज इंडस्ट्री के पक्ष में थे। गांव में बड़ी छोटी छोटी इंडस्ट्री होती हैं, हर क्षेत्र का अपना अलग अलग स्पेशलिटी होती है। कहीं चले जाइए तो कोई किसी चीज का एक्सपर्ट है और हमारे देश में वो चीजें गांव से ही बन के निकलती हैं। वैसे भी WTO लागू होने के बाद चीन ने हमारी मार्केट को इस तरह तोड़ा कि अब तो गणेश की छोटी मूर्ति चाहिए तो चीन की मिलेगी, लक्ष्मी जी की छोटी मूर्ति चाहिए तो चीन की मिलेगी, झालर भी चीन की मिलेगी, कुल्हड़ भी चीन का मिलेगा जो कुम्हार बनाता था। तो कहीं ना कहीं हमारी विलेज इंडस्ट्री बहुत अधिक खत्म हुई, टूटी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उस विलेज इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए आप इस जीएसटी में कहीं कोई छूट दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे तो फिर गांव में कैसे इंडस्ट्री स्थापित होंगी, रोजगार कैसे सृजित होंगे? आप कौशल विकास की बात करते हैं, आपने मंत्रालय कौशल विकास का खोल दिया। पहली बार ये होता कि हर साल हम 2 लाख लोगों को कौशल विकास के अंदर ट्रेनिंग देंगे, लेकिन उस कौशल विकास की ट्रेनिंग पाने वाला व्यक्ति अपनी इंडस्ट्री को कैसे लगाएगा? फाइनेंस कहां से पाएगा? क्या छूट उसको मिलेगी? क्या बैंकों की दरों में कोई घटेंगे कि बैंक की दर उनके लिए कम होंगी? क्योंकि आज 14% ब्याज पे आप चाहे कोई विलेज इंडस्ट्री बनाए और विलेज से लाकर उस सामान को बेचे बाजार में, जबकि पूरे वर्ल्ड में कंपटीशन है, तो वो विलेज इंडस्ट्री के बारे में मैं पूछूंगा कि गांवों को जीएसटी में क्या छूट मिली। एक और प्रश्न उठा था, नगर पालिकाओं की टैक्स खत्म हो जाएगा, जिला परिषद का टैक्स खत्म होगा, नगर निगम का टैक्स खत्म होगा, तो इनका कंपनसेशन कौन देगा? राज्य सरकारों ने तो मना कर दिया था। मुझे याद है राज्य सरकारों ने कहा हम नहीं कंपनसेट कर सकते। तो ये जो लोकल बॉडीज हैं, जिनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमने कहा है, अंग्रेजों के जमाने में GED कह दिया गया था, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हम बचाने के लिए क्या करेंगे? आखिर कौन सी मैकेनिज्म हमने रखी है? क्योंकि बहुत से गांव में भी टैक्स लगते हैं, गांव अपना टैक्स लगाता है, विलेज की हाट होती है, विलेज की हाट का टैक्स लगता है, तो उनकी रेवेन्यू का स्रोत क्या होगा? मैं वित्त मंत्री जी ये भी जानना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत नीचे से जुड़ी चीजें हैं जो हर आदमी के सामने उठ रही हैं। आज चुनाव जीत गए, हमने तब भी कहा था, आज फिर कह रहे हैं
व्यापारियों ने उस समय कहा था कि कम से कम 50 लाख के टर्नओवर के व्यापारियों को जीएसटी से बाहर रखना चाहिए। कहीं 20-25 लाख की बात तय हुई थी आके, लेकिन इस बिल में कहीं नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देश में कितने टर्नओवर के व्यापारी को जीएसटी से छूट होगी, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है। लाखों लोग आज व्यापार कर रहे हैं, नौकरी नहीं, हर आदमी छोटा छोटा व्यापार कर रहा है। अब तो चाय वाला भी लाखों का टर्नओवर कर लेता है, क्योंकि एक चाय अब 8 और 10 रुपये, जो अच्छी बेचने वाला 20 रुपये तक चाय, 50 रुपये तक चाय, तो एक चाय वाला भी इतना बड़ा टर्नओवर कर लेता है। तो आखिर ये कंफ्यूजन क्यों नहीं खत्म होता है कि कितने टर्नओवर का व्यापारी जीएसटी से बाहर रहेगा, जिससे कम से कम उसका व्यापार तो, क्योंकि अभी व्यापारी की नहीं समझ में आ रहा है। सीए की मजा आ गई है। वैसे भी आपने इनकम टैक्स में एक्ट में संशोधन करके इतना अधिकार इनकम टैक्स अधिकारी को दे दिया है कि अब तो बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट के, और आपने तमाम नोटिस दे दी। हम तो कह रहे हैं अच्छी बात है, और बची वो भी नोटिस लोगों को दे दो, क्योंकि जैसा भूपेन भाई कह रहे थे कि प्रधानमंत्री का अच्छा देश का जो सपना साकार होगा, तो मैं भी चाहता हूं सपना साकार हो। तो उनका क्या होगा? 5 मिनट बैठ जाइए, उसके बाद चले जाइएगा, क्योंकि आपके राज्य वित्त मंत्री जी और चीजों में विशेषज्ञ हैं, हमारी तरह इसमें ये भी विशेषज्ञ नहीं है। हमारे पड़ोसी हैं, हमारी ससुराल के हैं, इस बारे में इनका ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो ये और चीजों में विशेषज्ञ, मैं इनको जानता हूं बहुत दिनों से, तो इसमें नए विशेषज्ञ हैं। हाँ हाँ, वही ससुराल के भाई। टाइम बर्बाद मत करो, ने 5 मिनट के लिए बैठा ला, बोले जाए। माननीय मंत्री जी, करीब हर महीने 200 करोड़ रुपए के इनवॉइस कटेंगे। 200 करोड़ करीब, करोड़ के नहीं, 200 करोड़ पूरे कंट्री में इनवॉइस। कंप्यूटर सिस्टम बहुत अब उलझा हुआ सिस्टम है। अभी भी बैंकों में जरा सा कंप्यूटर सिस्टम फेल होता, पूरी बैंक की प्रणाली फेल हो जाती है। 200 करोड़ इनवॉइस अगर प्रतिदिन कटेंगे तो साल में कितनी बड़ी संख्या हुई। तो पर मंथ की बात कर रहे हैं, तो इसका कौन सा सिस्टम? क्योंकि जीएसटी इन पे आज सवेरे काबिल वकील और आपके तो सबसे अच्छे मित्र हैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब, वो आज उस पे बोल रहे थे। खैर वो मैं नहीं कह, उसके लिए तो मैं इन्हीं को योग्य समझता हूँ, मैं ओपन कह दूं, क्योंकि इनसे ज्यादा मर्दवाशी और अपनापन अभी जल्दी नहीं लोगों में मिलेगा। लेकिन मैं कह रहा था जीएसटीएन आपने बनाया, अलग से कंपनी बना दी, करीब 3000 करोड़ रुपए आप उसको दे चुके हैं। मुझे जो फिगर दी गई कम है तो आप बता देंगे। और उन्होंने और भी बहुत सा पैसा मांगा है आपसे जीएसटीएन को, क्योंकि वो पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम पूरे कंट्री का तैयार करेंगे कि नीचे से लेकर, गांव से लेकर और दिल्ली तक एक सिस्टम हो। टैक्स आए ऑटोमेटिक चढ़ जाए, डिटेक्ट होना हो ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाए। तो आखिर वो सिस्टम किसके अंडर में रखा? कोई फॉरेन कंपनी है या जीएसटीएन सिर्फ टोटल इंडियन है, या किसी को ओबलाइज करने के लिए जीएसटीएन बनाई गई है? क्योंकि आज सवेरे हो रहा था कि चिप को ओबलाइज करने के लिए वो ईवीएम की चिप किसी को ठेके पे दे दी गई। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये कौन सिस्टम को आपने, जो सिस्टम इतना अच्छा बना है, आप इसको फाइनेंस बिल के रूप में ले आए। हम सबको बड़ी आपत्ति है। जब ये आया था, हम लोगों ने संविधान संशोधन किया था, बहुत दिन तक अटका रहा था, फिर हमारे साथी आजाद साहब वगैरह राजी हुए। उस समय भी बात कही थी, जब हम सब राजी हैं, जब आप कहते हो कि क्रांतिकारी कदम है, हम सब राजी हैं, तो फिर शंका राज्यसभा पे क्यों करते हो? और हम लोग बार-बार उठाते हैं कि आर्टिकल 109, आर्टिकल 110 का जो मिसयूज हो रहा है। अब मैं नहीं चूंकि नाम लूंगा, अब ठीक है संविधान ने किसको पावर दे दी है, लेकिन संविधान ने जिसको पावर दी थी, सोच के पावर दी थी, उसमें कंडीशन भी लगाई थी
कि कौन फाइनेंस बिल मानेंगे, कौन फाइनेंस बिल नहीं मानेंगे, लेकिन सिर्फ इस मारे फाइनेंस बिल किसी को कर देना, मनी बिल, कि उसका अधिकार खत्म हो जाएगा, ये बहुत अच्छी चाहिए। ये अविश्वास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जहां पे आप क्रांति करना चाहते हैं, जहां देश के हित की बात है, हम सब मिलकर देश बनाना चाहते हैं। खाली देश बनाने का ठेका आप ही की तरफ नहीं है, हम सबका है। हमने तो हरदम कहा जहां देश के हित की बात होगी हम लोग अपना राजनीतिक हित छोड़ देंगे, देश के पक्ष में खड़े होंगे, हमने कहा। लेकिन इसको आप मनी बिल के रूप में लाए, हम सबको इस पे आपत्ति है। और मैं कहूंगा इसका भी आप अगर स्पष्टीकरण दें कि हाँ, ये तो आप अपनी पावर कम कर रहे हैं। हनुमान जी को शक्ति जब बताई गई थी तब हनुमान जी ने शक्ति जानी थी। तो अरुण जेटली जी, आप हम लोग के हनुमान है, सदन के नेता हैं, हम आपको संविधान विशेषज्ञ हैं, हम आपको बता रहे कि इस हाउस की अगर अधिकारों को आप कम करेंगे तो ये आपके भी अधिकार और आपके भी पावर कम होंगे। और मैं तो हरदम इस बात का विरोधी हूं कि आर्टिकल 1110 में जो उस हाउस के सर्वोच्च पद को जो अधिकार दे दिया गया है, वो अधिकार खत्म होना चाहिए। इसके लिए एक संविधान संशोधन लाए, हम सब इकट्ठा पास कर देंगे, आपको हम वचन देते हैं। आप यही हम लोग तुरंत पास कर देंगे एकदम, क्योंकि अभी बोल रहे थे भूपेंद्र भाई कि वो चुना हुआ सदन है, और ये कौन भिखारियों का सदन है, ये भी तो चुना हुआ सदन है। अरे हम भी काउंसिल ऑफ स्टेट हैं, हम भी राज्यों के उन चुने हुए प्रतिनिधियों से चुन के आते हैं, तो हम तो सुपर हो गए, नेताओं के नेता हम हैं। हाँ, हम उन नेताओं के, आप देखिए शंकर जी की बारात में सब लोग घूम चल रहे थे, अब उस शंकर जी के बारात के अगर सुपर हम ही हीरो आ गए तो हम लोग को तो बड़ा मानना चाहिए। लेकिन आप अगर हम लोगों को छोटा मानने लगे, ये होने लगा कि ये फाइनेंशियल पावर में ये सदन को पावर कम है, उस सदन को ज्यादा है, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया गया मैं नहीं कह सकता हूं। मैं संविधान बनाने वालों की आलोचना भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अगर भिन्न भिन्न स्तर पर कहीं कमी संविधान में रह गई तो संविधान में संशोधन भी बहुत सारे हुए, ऐसा नहीं संशोधन हुए। और मैं तो कहूंगा आप ये भी जब उसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि इस पे तो असली बहस तब होनी चाहिए जब 1 साल लागू हो जाएगी। तो कम से कम 1 साल लागू होने के बाद जनता में क्या कठिनाई होगी जीएसटी से, आखिर उसको भी तो सदन में डिस्कशन होना चाहिए, तभी तो सुधार होगा। हमें याद है कि कंपनी लॉ पे जब आप बोल रहे थे, कंपनी लॉ अमेंडमेंट लाए थे, तो बहुत सी चीजों को हमने कहा था कंपनी लॉ अमेंडमेंट गलत हो गया है, इन कंपनी लॉ अमेंडमेंट को ठीक कर दीजिए। आपने कहा हमने कमेटी बना दी है, 3 महीने कमेटी सब पे आपत्ति लेगी और 3 महीने के बाद हम सदन में लाएंगे और उन आपत्तियों को दूर करेंगे। आज 1 साल हो गया, कहाँ आपत्ति है सदन में? हो गया तो सदन को बता देते, सदन में शोर किया। अरे स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो हम तो फाइनेंस में हमने देखी नहीं, हो सकता हम न पहुंच पाए हो, क्योंकि तो फाइनेंस कमेटी देगी। लेकिन मैं चाहूंगा जो प्रॉमिस किया है, तो मैं चाहूंगा ये आश्वासन दें कि 1 साल बाद जो जीएसटी लागू हो जाएगा, 1 जुलाई से लागू कर रहे हैं, तो अगले बजट सेशन में एक बार इस पर भी डिस्कशन हो जाए कि जीएसटी लागू करने में क्या क्या रियल तकलीफें लोगों को हैं, और उन पे भी अगर सुधार कर लिया जाएगा तो मैं समझूंगा जीएसटी है बहुत अच्छा। अब हम विदेश जाते हैं, हम कोई चीज़ वहाँ खरीदते हैं, हम एयरपोर्ट पे आते हैं और हमको रिफंड हो जाता है, हमको रसीद दे देते हैं, कभी कभी सामान देख लेते हैं, कभी नहीं देखते हैं। अब क्या यहाँ भी ये है कि नहीं, यहाँ जो विदेशी आएंगे वो जब टैक्स देके एयरपोर्ट पर जाएंगे अपने देश में वापस, तो क्या उनको वापस होगा कि नहीं होगा, ये भी हम पूछना चाहते हैं। क्योंकि जब हम बहुत लीनियंट हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं जो विदेश में हमको सुविधा मिल रही है हम अपने देश में वही सुविधा दें, तो आखिर जब वो रिटर्न कर रहे हैं हमको, तो हम उनसे जो टैक्स ले रहे हैं वो अगर लेके जा रहे तो हम क्यों नहीं रिफंड कर रहे हैं? हम अगर नहीं है तो व्यवस्था डाल दीजिए, कोई बहुत बड़ा इसमें खर्चा नहीं आएगा। लेकिन इससे एक बात होती है कि जो जीएसटी पूरे विश्व में लागू है, हम तो इसको बहुत साल बाद लाए हैं, हम तो जने विश्व से कितने पीछे, जीएसटी विश्व में बहुत पहले लागू हो गया था, वो भी जीएसटी समान हुआ कि नहीं,
जब जीएसटी लागू हुआ था तय हुआ था 18% के ऊपर। गुलाम नबी जी शायद उस मीटिंग में बैठे हुए थे, आनंद शर्मा जी भी थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बैठे हैं तो उस समय वो भी थे। ये तय हुआ था कि 18% से ऊपर जीएसटी नहीं होगी, कांग्रेस इसी पर राजी हुई थी। आपने कहा था हम कोशिश करेंगे, कोशिश कर दी, चलिए लागू करना था, मान लिया गया। लेकिन जो आपने टैक्स की दरें 4 दर आपने बनाई हैं, इसके अलावा भी आप कहते हो कि और भी हम टैक्स इसमें शामिल कर देंगे, सेस लगाएंगे, तो करीब 34% बैठ रहा है। तो अगर 34% नहीं बैठेगा तो कम हो, जितना बता दीजिएगा, क्योंकि हमारी तो 18% की बात थी। आप जो लाए हैं, आपने जो अनाउंस करा था 5, 12, 18, 28, 4%, हाँ सब बाहर रखा है। इनकम टैक्स आएगा कि इसमें नहीं, ये भी बता दीजिए। जब एक्साइज आ गया, कस्टम आ गया, तो इनकम टैक्स आएगा कि नहीं, ये भी बता दीजिए इसमें। भाई क्यों नहीं भाई, जब डायरेक्ट तो वो भी है, एक्साइज वगैरह नहीं है, वो भी तो सब डायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट तो आप जब सारे टैक्स एक में कर रहे हैं तो इनकम टैक्स भी इसी में कर दीजिए। तो कम से कम जो परसेंटेज आप कहते हो कि सिर्फ 70-75 लाख लोग देश में इनकम टैक्स देते हैं, जब उस पर आप जीएसटी लागू कर दोगे तो फिर पहुंच जाएगा 80% लोग इस देश में इनकम टैक्स दे रहे हैं। हमारी तुलना विश्व के उन देशों से हो जाएगी जो उन्नत कर चुके हैं। तो आप उन्नत करने वाले देश में अपनी गिनती क्यों नहीं करा लेते हैं? तो जो नई टैक्स दे रहे हैं, जब जीएसटी में आ जाएगा। अब 4 तरह की कमेटी बनी, सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटी जीएसटी। चारों का तालमेल कैसे होगा? और मैं मंत्री जी आपसे भी ये भी कहना चाहता हूं कि ये बात की गारंटी दे दीजिए कि आपकी जीएसटी काउंसिल जो है, अगर राज्य उसमें अपनी कंप्लेंट करेगा तो उस कंप्लेंट पे कितने दिनों में निर्णय हो जाएगा? ऐसा तो नहीं पेंडिंग पड़ा रहेगा, क्योंकि बहुमत आपका, हम लोगों ने इसको मान लिया था बहुमत आपका कि चलिए आपका बहुमत होना चाहिए, वीटो पावर आपकी होना चाहिए। हमने यूएनओ की तरह आपको वीटो पावर दे दी, लेकिन उस वीटो पावर में ऐसा नहीं कि राज्य के क्लेम पेंडिंग बराबर पड़े रहे। तो मैं चाहूंगा उसकी बैठक के दिन तय हो जाए कि 1 हफ्ता, 15 दिन, कितने में जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, और जितनी पेंडिंग कंप्लेंट्स होंगी राज्यों की जहां की, वो सारी पेंडिंग कंप्लेंट्स पे तुरंत निर्णय हो जाएगा। उस पर कोई कमेटी नहीं बनाई जाएगी, तुरंत वहीं पर से निर्णय होगा। तो कम से कम राज्यों को ये नहीं महसूस होगा कि हमारे राजस्व में कहीं कमी आई है। मैं बस अंत में आपसे इतना ही कहूंगा कि दाल, चावल, आटा, गेहूं, ये जो अनाज है, ये जो रोज खाद्य की चीजें हैं, जैसे दूध है, मक्खन है, इन सबको आप जीएसटी टैक्स से बाहर रख रहे हैं कि नहीं रहे? और जो अनाज पे मंडी टैक्स लगता है, अनाज पे जो सेल टैक्स लगता है, वो जो किसान के लिए बेसिक प्रॉब्लम है जो उसकी, क्योंकि आप जब देश के किसानों की बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, डिमोनेटाइजेशन आपने किया कि किसान हमारे बड़े लोग खत्म हो जाएं। पहली सरकार थी जिसने कहा अमीर हटाओ, हम लोग तो कहते हैं गरीब हटाओ, लेकिन आप कहते हो अमीर हटाओ। तो अमीर हटाओ, जो सबको गरीब बना रहे हो, तो उस गरीब को जो अनाज पैदा कर रहा है, जिस अनाज से आटा, चावल जो है, उसको आप इस से एग्जेम्प्ट करेंगे नहीं करेंगे? एक इस चीज का और जवाब दीजिए। हम इसका समर्थन करते हैं और हम कहूँगा इसको मनी बिल से वापस ले लीजिए। हम सब बड़ी खुशी होगी कि ये मनी बिल नहीं है, हम सब समर्थन में हैं, कोई शंका नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, धन्यवाद, धन्यवाद नरेश अग्रवाल जी।